जहाँ सब लोग मिलकर अपना काम किया करते थे। जहाँ सब लोग मिलकर बस काम किया करते थे। अपने मेहनत की खुशबू सरेआम किया करते थे। जहाँ सब लोग मिलकर बस काम किया करते थे। अपने मेहनत की खुशबू सरेआम किया करते थे। कहाँ गया वो दौर और कहाँ गया वो मंज़र। कहाँ गया वो दौर और कहाँ गया वो मंज़र। जब अनजाने भी लोग हमारा नाम लिया करते थे। जब अनजाने से लोग हमारा जब अनजाने भी लोग हमारा नाम लिया करते थे। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप। थोड़े से गैप के बाद आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का 349वां यानी 349th पार्ट लेकर के हाजिर हूँ। कारण बस इतना सा है कि गला ख़राब था। 3-4 दिन से परेशान था मैं गले से, इसीलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी जो ज़रूरी काम है वो सभी कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं इन शानदार पंक्तियों के साथ जो अभी अभी मैंने ऊपर कही। और अभी तक इस अप्रैल महीने में 15वीं कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 14 कहानियाँ रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो अब धीरे धीरे मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में आप सबको बताना शुरू किया है। आप सब जानते ही हैं इस बात को। और याद कीजिए 2020 का वो समय, कोविड का वो दौर। ऐसा लग रहा था सब करीब हैं, सब फ्री हैं और हर कोई आतुर था कुछ न कुछ करने के लिए। अपने आप को झोंक देना चाहता था हर कोई एक दूसरे के लिए। कोविड ने निसंदेह इस दुनिया के लिए दोस्तों बहुत कुछ बुरा किया है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो इस कोविड ने अच्छा भी किया था। जब लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त हुआ करता था, खासकर अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, हर कोई मतलब मदद की भावना से सराबोर था उस समय। और इसी संदर्भ में आज की कहानी। अब जब जूम मिल गया, ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हो गए, विवाह परिचय सम्मेलन भी शुरू हो गया, हमरा ही कार्यक्रम भी रेडियो पर आने लग गया। ऐसे में अब हम लोगों ने मिल करके ये डिसाइड किया कि इस सिलसिले को रुकने नहीं देना है और कुछ न कुछ नवाचार करते रहना है। और इसी नवाचार के चक्कर में विचार आया कि हिंदी दिवस आ रहा है तो क्यों ना हिंदी सप्ताह मनाया जाए। आप जानते ही हैं हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि 14 से 20 तारीख तक इस पूरे हिंदी दिवस सप्ताह को मनाया जाए। अब मनाना है तो फिर किसी न किसी को जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो साहब इसकी जिम्मेदारी हमारी टीम की ओर से दी गई सीमा जी को। कोर टीम में उन दिनों बहुत कम लोग हुआ करते थे। अच्छा, ऑनलाइन प्रोग्राम और ये जितने भी कार्यक्रम करने थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घोषित अघोषित रूप में मुकेश जी सर के पास हुआ करती थी। अलग अलग किरदार याद रखिए। और विनोद जी की जिम्मेदारी हुआ करती थी कि कार्यक्रमों का क्या कहना चाहिए, आगाज़ और अंजाम दोनों ही करना है। और पर्दे के पीछे कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किसके माध्यम से करना है और सबको आपस में बांध के कैसे रखना है, ये जिम्मेदारी मेरी हुआ करती थी।
तो इसीलिए ये बात आई ना कि जहाँ सब लोग मिलकर बस काम किया करते थे। तो फिर अब सीमा जी ने अपना काम शुरू किया, कैसे करें क्या करें। तो अलग अलग प्लानिंग हुई कि एक दिन कविताओं का कार्यक्रम होगा। तो जहाँ तक मुझे याद आता है 14 सितंबर को हमने काव्य पाठ का आयोजन रखा था, स्वरचित कविता वाचन का, या स्वरचित नहीं तो हो सकता है किसी की भी कविता का हो, या हो सकता है स्वरचित का हो, मैं भूल रहा हूँ अब। और उसके लिए शिवशंकर उपाध्याय जी को जिम्मेदारी दी गई। आप जानते ही हैं, अनजान है नहीं शिवशंकर जी से। और उसमें यह किया गया कि व्हाट्सएप पर सबकी प्रस्तुतियां मंगवाई जाएंगी, मंगवाई भी गई बाकायदा। लेकिन बात वही है कि वो कविताएं भी काफ़ी हद तक मेरे डेटा के साथ चली गई, कुछ होंगी भी आज भी, लेकिन काफ़ी हद तक डेटा के साथ चली गई। खैर, तो उसमें अलग अलग दिन अलग अलग प्रतियोगिताएं। पहले दिन जैसे मैंने कहा कविता पाठ की हो गई, दूसरे दिन आशु भाषण 15 सितंबर को। और इस आशु भाषण में जो कार्यक्रम की अध्यक्षता, ये सारे ऑनलाइन हो रहे थे जूम पर, ये ध्यान रखिएगा। और 2020 सितंबर महीने की बात कर रहा हूँ, अभी 2025 चल रहा है, ये दिमाग से मत भूलने दीजिएगा। 4.5 साल बाद नंबर आया उस घटना का कहानी में। तो वर्तमान घटनाओं का नंबर जब तक आएगा तब तक मुझे अल्जाइमर हो चुका होगा, ऐसा लगता है जहाँ तक। खैर, तो हुआ ये कि कविता वाचन में कुछ मतलब न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न हो गए, क्योंकि आशु भाषण पे बाद में आऊँ, पहले कविता वाचन की ही बात कर लें। और पता नहीं क्यों जब हम लोग हर काम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, मतलब हम लोग से मेरा मतलब है हम सब, फिर भी कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता की भावना हमारे मन से जाती नहीं है। ये मानव पता नहीं स्वभाव है कि क्या है, समझ नहीं पाया हूँ मैं इस बात को। तो उसमें शायद प्रथम स्थान रजनीश का था मेरे ख्याल में। उपाध्याय जी, शिवशंकर उपाध्याय जी बिहार से जो इसके प्रभारी थे, और रजनीश जी फर्स्ट आए थे, और सेकंड और थर्ड का नाम मैं भूल रहा हूँ। और शायद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है थर्ड 2 जने आए थे। जो भी हो, मैं भूल रहा हूँ, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है। हाँ, कहीं कोई कभी किसी रिकॉर्ड में मिला तो आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट का मुझे ध्यान है। और पुरस्कार राशि जो रखी गई थी 251 रुपये, 151 रुपये और 101 रुपये, ये इस तरह से पुरस्कार राशि रखी गई थी, क्योंकि 7 दिन अलग अलग प्रतियोगिताओं में पुरस्कार देने थे। और इसमें जो मैंने कहा ना, सब लोग, किसी एक अकेले से कभी कोई काम नहीं होता है। अगर किसी को एक घमंड हो तो उसको ये निकाल देना चाहिए दिमाग से। या हम किसी के बारे में ये सोचते भी हैं कि यार ये तो अकेला ही बेचारा बहुत है, लेकिन ये हम कुछ देर के लिए कह सकते हैं, कुछ देर के लिए आत्ममुग्ध हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हाँ, आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप शायद 2-5%, 10% एक्स्ट्रा अपना एफर्ट्स अपने दे सकते हैं। आप ये जरूर कर सकते हैं, जैसे 10 लोग हों तो अकेला एक कोई व्यक्ति 40%, 50% दे, बाकी के 10% दे दें, ये भले ही संभव है, लेकिन वो एक दूसरे का 10%, 5% भी मिलना ज़रूरी है। ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है तो फिर बाकी के लोग अपने आप तैयार हो जाते हैं एफर्ट्स लगाने के लिए, ये भी बात ठीक है। लेकिन उसमें वाद विवाद, जैसे आशु भाषण के लिए मैंने कहा कि भाई इस पूरे प्रोग्राम की प्रभारी सीमा जी थी। कविता की जैसे जिम्मेदारी दी गई तो इनको दी गई, शिवशंकर उपाध्याय जी को। आशु भाषण में कर्मवीर भाई की से अध्यक्षता करवाई गई। वाद विवाद, हिंदी दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए शिवशंकर कपूर
मध्य प्रदेश को जिम्मेदारी दी गई और जो क्विज़ हिंदी पर एक प्रश्नोत्तरी भी रखी गई थी, उसकी जिम्मेदारी आदरणीय रिंकू लाल जी के पास थी। पुरस्कारों के लिए भाई ओम प्रकाश बुनकर जो हैं हमारे भीलवाड़ा के साथी, अगर ओम जी कहानी सुनेंगे तो शायद उन्हें याद आ जाएगा, उन्होंने कहा था कि भाई जो भी पुरस्कार राशि होगी वो मैं दे दूंगा। और जो प्रश्नोत्तरी थी उसके लिए रिंकू लाल जी ने कहा था कि भाई इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा प्रश्नोत्तरी की। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने इसमें भूमिका अदा की थी, तभी जा कर के कोई भी काम संभव हो पाता है। और हर दिन एक कोऑर्डिनेटर के रूप में सीमा जी थी। टेक्निकल काम हम लोग देख लिया करते थे सब मिल कर के, कोई ना कोई उसमें अगर बोलने में कोई सपोर्ट चाहिए तो विनोद जी तैयार रहा करते थे। तो काव्य पाठ में काफ़ी प्रस्तुतियाँ आई थी, मेरे ख्याल से 100-125 ऑडियोज़ तो आए ही होंगे आराम से। अब विवाद हुआ पुरस्कार राशि को लेकर के कि इतनी कम पुरस्कार राशि में तो ये ठीक नहीं है, ऐसा वैसा जो भी है। लेकिन फिर किसी ने समझाया कि भाई राशि का कोई महत्व नहीं होता है। कुछ विवाद क्षेत्रीयता को लेकर भी उसमें रहे। तो अब वही बात है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम क्यों उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। और मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, इस काव्य पाठ कार्यक्रम की दरअसल जिम्मेदारी दीपक भाई के पास थी, हमारे कोर टीम के साथी। जी हाँ, और लोगों ने दीपक भाई से ही मतलब थोड़ी बहुत बहस और उनको परेशान करना या उलझुल बातें कहना। अभी अभी मुझे ये बात याद आई, कहा था, अब वो बहुत धुंधला धुंधला याद आ रहा है। अब दीपक भाई से कभी चर्चा करके अगर उनको याद होगा तो पूछूंगा कि असल में कहानी क्या थी पूरी। लेकिन अब मुझे याद आ रहा है कि दीपक भाई से ही बहस की गई थी, बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि तुम क्यों रिकॉर्डिंग क्लब में हो, तुम क्यों काम कर रहे हो। ये दीपक भाई के साथ तो कई बार हुआ, ये उदयपुर कन्वेंशन से ही हो रहा है लगातार कि कोई ना कोई आता है मुँह उठाकर और बोलता है भाई तुम क्यों हो रिकॉर्डिंग क्लब में, क्यों रिकॉर्डिंग क्लब को। अच्छा, कई बार तो लोगों को ये लगता था, भ्रम होता था, आजकल पता नहीं शायद थोड़ी समझ में आ गई हो बात, कि रिकॉर्डिंग क्लब में कुछ हो रहा है तो संदीप को ही लाभ हो रहा होगा। तो भ्रम जितना जल्दी दूर हो उतना अच्छा है। अब 350वां एपिसोड सुनाना है। इन कहानियों से हट करके 350वें में क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है मेरे को। तो एक बात समझ में आ रही है कि जो फ़िलहाल पिछले दिनों एक मुझे मतलब हमारे बच्चों में जो समस्याएं आजकल हैं, ख़ासकर कोविड का जो जिक्र हुआ, कोविड के बाद से ही, तो उस पर मुझे अपनी तरफ से जो पहल करने का मौका मिला उसमें सफलता भी मिली। मैं सोच रहा हूँ उस पर ही बात करूँ। अदरवाइज़ आप लोग कोई सुझाव देंगे तो उस पर क्या करेंगे, मगर सुझाव आप देते ही कहाँ हैं। खैर, बाकी 351 से वापस यही द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को 2020 की घटनाओं को जारी रखेंगे। बाकी आज के लिए तो बस इतना ही। कहानी में थोड़ा अभी तारतम्य बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने कहा कि गला ख़राब था, 3-4 दिन मिस हो गए, तो वापस इसको पटरी पर लेकर के आना है। इसीलिए तो देखिए रात को 11-11:15 बजे भी कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं किसी और मैसेज में। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलती किताबें का 3रा एपिसोड भी रिकॉर्डिंग क्लब ऐप इस पर यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। उसको देखिएगा, सुनिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।